हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, साथ में डिस्कस किया था इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है और इन सब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक है दैट इज बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन के लिए पढ़ेंगे हम लोग रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी इन स्टेशनरी ऑर्बिट देखेंगे, एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एटॉमिक एक्साइटेशन क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है मॉडर्न फिजिक्स की, तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो कैसे काम करता है, यहां पर बेसिकली हम तीन पोस्टुलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके आओ उनको समझते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या है, रदरफोर्ड ने भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करता है। तो यहां पर क्या था, इन्होंने बताया कि जो रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, बात तो उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में भी वही बोली थी, इन्होंने भी वही बोला कि अगर सपोज ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज लिखा जाता है क्या लिखा जाता है, बिल्कुल सही, प्लस जेड ई लिखा जाता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्लस जेड ई लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास दिया गया है m और ये v स्पीड से इसके अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, मास m है, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लेते हैं उसकी रेडियस दे रखी है r। तो यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट है या पहला पोस्टुलेट्स है जो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाएगी। तो वही लिखा है, देखो, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलॉम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the positively charged nucleus on the negatively charged electron। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन कर पाएगा, दोनों फोर्स बैलेंस होंगी। तो अगर यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कूलॉम्स फोर्स या फिर लिख सकते हो कूलॉम्स फोर्स। क्या होता है, पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में याद होगा, क्या लिखा जाता है कूलॉम फोर्स, तो वो लिखा जाता है स्मॉल के, या पूरा पूरा लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या लिखा जाएगा Q1, तो ZE हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू क्या है E है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये कूलॉम्स फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E, इसका चार्ज हो गया ZE, इसका चार्ज हो गया E, डिवाइडेड बाय में इन दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज R स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू लिखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, तो वो लिखा जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r, ये लिखा जाता है। तो फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्या होता है जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा तभी वो रेडियस मेंटेन रख पाएगा, अदरवाइज उसकी रेडियस कम या ज्यादा होगी। ठीक, तो यहां पर रेडियस तो स्टेशनरी है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं फॉर सर्कुलर मोशन, यहां पर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z इंटू में E स्क्वायर, देखो ZE स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर इज इक्वल टू में mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय में R। ठीक है, इसको इंप्लाइज दैट लगा के थोड़ा ठीक करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर बन जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या लिख सकते हैं Z इंटू में E स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, ध्यान से देखना यहां पर R है, यहां R है, तो यहां पर एक स्मॉल r रख दो, ये हो जाएगा mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। पहले पोस्टुलेट से ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले
कूलॉम फोर्स से मिलती है, और दोनों को बराबर करके ये रिलेशन हमने निकाल लिया। ठीक, यहां पर v क्या है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी है, और ये r क्या है, उसकी रेडियस जो सर्कुलर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, m मास है और e क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, इतना हो गया। दूसरा पोस्टुलेट आओ देखो, बहुत आसानी से समझना है, जल्दबाजी कोई नहीं है, सारे पोस्टुलेट समझ आएंगे। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा ये बताते हैं, जैसे वहां पर रदरफोर्ड ने बताया था कि कंटिन्यूअस होता है स्पेक्ट्रम, मतलब कोई भी वेवलेंथ एमिट हो सकती है, अब्सॉर्ब हो सकती है, लेकिन बोर्ड ने बताया कि केवल और केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π के बराबर या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल लिखा जाता है, और इंटीग्रल मल्टीपल इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट। कह रहे सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट, कंटिन्यूअस नहीं है कि जिसमें मन हो उसमें रिवॉल्व कर सकते हैं, कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एक्साइट नहीं करे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा या फिर मान लो जा रहा होगा लोअर एनर्जी स्टेट में, अगर ऐसा होगा तब तो एनर्जी जाएगी या एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अगर वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। For which the total angular momentum of the moving electron is an integral multiple of h/2π, where h being the Planck constant। ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास n is equal to 1 है, ये हमारे पास n is equal to 2 है, इसी के साथ आगे n is equal to 3 होगा, ये सब पॉसिबल है। तो ये समझो पहले एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होगा क्या, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखो रिकॉल करवा देते हैं फटाफट, देखना। मान लीजिए यहां कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है, इसमें ये रिवॉल्व कर रहा v स्पीड से, यहां पर है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इससे डिस्टेंस है स्मॉल r। तो अब ये बताइए फार्मूला क्या लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम का, तो L वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, लिखते हैं ना। और अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में ना लिख करके स्केलर फॉर्म में लिखे, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज लिखे, तो ये होता है mv इंटू में r परपेंडिकुलर। mv तो हो गया p की वैल्यू, r परपेंडिकुलर क्या होगा, लाइन ऑफ मोशन, ये वाली क्या है, लाइन ऑफ मोशन, और यहां पर ये होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसी के अलोंग तो ये रोटेट करेगा। तो POR से लाइन ऑफ मोशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, इसको mvr लिखा जा सकता है। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो यहां से याद रख सकते हैं। ठीक, अब आओ लिखते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा mvr। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट्स अगर हम बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि ये h/2π के बराबर या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो mvr की जो वैल्यू होगी वो h/2π के बराबर होगी या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल लिखी जाएगी। ये होगा सेकंड पोस्टुलेट्स का इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, सेकंड पोस्टुलेट से निकल के आई है। तो यहां पर ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ये h/2π के बराबर ही होगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहां पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन चलती रहेगी, और इस n को बोला जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में। क्वांटम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसका सबसेल, उसका ऑर्बिटल बताने के काम में लिए जाते हैं, कह सकते हो उसकी लोकेशन बताने के काम में लिए जाते हैं नंबर, उन नंबर को बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। तो यहां पर जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, ये हो गया। तो सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है एंगुलर मोमेंटम जो लिखा जाएगा h/2π का मल्टीपल होगा या फिर उसी के बराबर लिखा जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है, ये बहुत अच्छा पोस्टुलेट्स है। जो लास्ट वाले में दिक्कत हुई थी, याद होगा रदरफोर्ड्स के ड्रॉबैक्स में पहला वाला ड्रॉबैक जो था, ईएम वेव की अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लगातार जो इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है,
वो क्या करता था, एनर्जी रेडिएट करता था। इन्होंने इस बात को फाइनली रिमूव कर दिया। इन्होंने कहा अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और अगर ऐसा होगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं पड़ेगी और अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में वो लगातार रिवॉल्व करता रहेगा। और इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन या एनर्जी का अब्सॉर्प्शन तभी करेगा जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में या लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ऑब्वियस है, हायर से अगर लोअर में आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, लोअर से हायर में जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के फॉर्म में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो वही ये बात लिखी है, पढ़ना चाहो पढ़ो एक बार। इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट हैव ग्रेटर एनर्जी, जो बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी ज्यादा होती है देन दोज इन इनर ऑर्बिट, जो कि अंदर होते हैं। द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन emits energy when it jumps from an outer orbit, मतलब high energy state, and inner orbit that is lower energy state E2, it radiates energy as a single photon of frequency f। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अभी समझ में आएंगी सारी चीजें। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहां कहीं पर है, ठीक है। ये क्या है, n इज इक्वल टू में 2 है और इसकी एनर्जी क्या है, तो वो E2 है। यहां पर ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 है और इसकी एनर्जी क्या है, E1 है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, यहां से चल करके यहां आता है इस वाले एनर्जी स्टेट में, तो क्या करता है, ये हायर से लोअर में आया तो इसने एनर्जी कम की होगी, तो यहां से क्या होता है, फोटोन एमिट होता है, फोटोन एमिट होता है। और फोटोन एमिट होगा तो फोटोन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ लिखी जाएगी। तो वो वेवलेंथ कैसे लिखी जाएगी, यहां पर एमिशन, एमिशन ऑफ फोटोन, एमिशन ऑफ फोटोन, फोटोन का एमिशन होगा। लेकिन फोटोन का एब्जॉर्प्शन भी तो हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है ऐसे, तो हायर एनर्जी स्टेट में अगर जाना चाहेगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा फोटोन को, तो यहां पर ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा। और फोटोन का एमिशन हो या फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो, लैम्डा तो निकलेगा या लैम्डा एब्जॉर्ब होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा या तो फोटोन निकलेगा। तो उस केस में क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैसे निकाली जाती, तो उसको लिखा जाता है E2 माइनस E1, ये हो गया डेल्टा E की वैल्यू। इस एनर्जी के गैप का फोटोन निकलेगा तो इसको बराबर कर देते हैं hc बाई लैम्डा के, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो लैम्डा है, लैम्डा, ये जो लैम्डा है, तो इसको बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ये जी है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन, फोटोन, ठीक है। वेवलेंथ होगी एमिटेड फोटोन की या फिर एब्जॉर्ब फोटोन की। अगर वो हायर से लोअर में जाएगा फोटोन निकलेगा तो एमिटेड फोटोन की होगी, और लोअर से हायर में जाएगा तो वो किसकी होगी, तो वो एब्जॉर्ब फोटोन की होगी। तो तीनों के तीनों पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं आपको। एक बार और फटाफट फिर से रिकॉल करवा देते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने सर्किल में रिवॉल्व कर रहा, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कूलॉम फोर्स से मिलता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। उससे जो रिजल्ट आया यहां पर हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया। फिर दूसरा पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते और ना ही सभी ऑर्बिट पॉसिबल हैं। कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, और वो उन्हीं में रिवॉल्व करेंगे जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के बराबर या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया, अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा, ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तभी शो करेगा जब वो हायर से लोअर या लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, ठीक है। ये तीनों पोस्टुलेट से, अब इन तीनों पोस्टुलेट से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। आओ उनका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का कैलकुलेशन हमें करनी है। तो देखो पहला पोस्टुलेट क्या था, यहां पर हम तीनों पोस्टुलेट्स अब दोबारा लिखेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी। तो पहला पोस्टुलेट था 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, यहां पर जेड ई स्क्वायर था डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर था, तो एक आर से कैंसिल हो गया था तो आर था, यहां पर एम वी स्क्वायर था। ठीक है, ये हो गया एम वी स्क्वायर अपान आर था, तो एक आर से आर कैंसिल हुआ तो ये आर था। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा एम वी आर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एन इंटू में एच डिवाइडेड बाय में 2 पाई। दो पोस्टुलेट्स ये हमारे काम के हैं। ठीक है, तीसरा भी काम का, ऐसा नहीं कि वो काम का नहीं है, फिर भी हम इन दोनों को यूज करके रेडियस निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहां से वैल्यू निकालनी है आर की, या आर की वैल्यू नहीं निकालना चाहते तो वी की वैल्यू निकाल लो। v इज इक्वल टू वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी, n इंटू में h डिवाइडेड बाय में 2 पाई एम आर, ये बन जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर ये पहले इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करवा दो। सुनना ध्यान से, कौन कैंसिल हुआ, तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक देखो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा रह गया, इधर बचा रह गया जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक देखो ठीक है, हाँ ठीक है। इधर क्या बचा रह जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई में पाई एम इंटू में आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब यहां से आर स्क्वायर क्यों, सिर्फ आर बनेगा। ठीक, क्योंकि एक आर कैंसिल हो गए। अब यहां से बताना क्या वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू आ रही है आर इज इक्वल टू, बोलना आर इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई में, यहां पर आ जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर और यहां पर ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आया। ठीक, इसको थोड़ा और सही से लिखना चाहो तो लिख लो। अगर मान लो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर लिख सकते हैं पाई एम इंटू में ई स्क्वायर। ठीक है, और बाहर ब्रैकेट के क्या लिख देते हैं, एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक, अब इसमें ये है, ये तो फार्मूला है, इसमें जो ये पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा तो वो वैल्यू कांस्टेंट नजर आ रही होगी आप लोगों को। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, एच की वैल्यू फिक्स होती है, रख देते हैं। तो आर इज इक्वल टू आएगा 8.85 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -12 इंटू में यहां पर बन जाएगा 6.626 इंटू में 10 टू द पावर -34। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा पाई, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू में एम की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन का मास है तो -31 हो जाएगा, इंटू में ई स्क्वायर तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर क्या बन जाएगा, तो एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, आर इज इक्वल टू में 0.53 और यहां पर लिखा जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो किस में होगी, तो ये वैल्यू निकल के आएगी वो होगी एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी। ठीक है, अब यहां से देख के बताना एन स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी लेवल होंगे वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं होंगे। तो इससे ये पता लगा कि स्टेशनरी ऑर्बिट आर नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ठीक है,
मेन के लिए आपको फार्मूले की कोई नीड नहीं है, मतलब डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, जस्ट फार्मूला याद रखिए। वैसे फार्मूले ही आपको याद रखने हैं, बस ये प्रोसेस था जिससे निकल के आता है फार्मूला, तो जस्ट बता दिया। ठीक, फार्मूला याद रखना 0.53, कहीं कहीं पर आपको 0.529 मिलेगा, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.53 बन जाएगा। एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई जेड बनेगा, एक मिनट, एन स्क्वायर बाई जेड बनेगा, हाँ एन स्क्वायर बाई जेड बनेगा, यहां जेड का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ जेड बनेगा, यहां पर भी जेड बनेगा, लिख देना एन स्क्वायर बाई जेड, यहां पर भी एन स्क्वायर बाई जेड बन जाएगा। और ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला मिल गया। तो अगर nth ऑर्बिट की रेडियस हमें चाहिए, मान लो Rn है, तो nth ऑर्बिट की रेडियस लिखी जाती है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। इसमें z की वैल्यू 1 रख देना फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, यहां लिख देते हैं फॉर H एटम z इज इक्वल टू में 1 रखा जाएगा। बाकी अगर कोई और होगा तो वैल्यू रख देना, इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। ठीक, आगे है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो r का जो फार्मूला है पहले वो बताओ। ये देखो आया है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय में पाई m z e स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, पाई m z e स्क्वायर, बढ़िया है। ये किसकी वैल्यू है? रेडियस की, अभी निकाली गई। तो अगर ये रेडियस की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू में एच अपॉन 2 पाई। सेकेंड पोस्टुलेट से वैल्यू रख दो। एम वी ठीक लग रहा, आर ठीक नहीं लग रहा, तो आर की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय में पाई एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू में एन, यहां पर बन जाएगा h डिवाइडेड बाई में 2 पाई। बढ़िया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या? देखना, जो कट रहा उसको काट दो। यहां से देखना, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, बढ़िया। यहां एक n से एक n कैंसिल हो गया, एक h से एक h कैंसिल हो गया, और आई थिंक कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो बाकी की बची चीजों को लिखवा दो। क्या बनेगा? यहां पर m इंटू में v बचा रह गया, एप्सिलॉन नॉट बचा रह गया, लिख दो। यहां पर n इंटू में h बचा रह गया डिवाइडेड बाय में, यहां पर m, यहां पर क्या रह गया? m क्यों बचा रह गया? m तो कैंसिल हो गया, इस m से इस m को कैंसिल करवा दो। तो mv एप्सिलॉन नॉट nh डिवाइडेड बाय में यहां पर बन जाएगा z इंटू में ई स्क्वायर, और राइट साइड में क्या बनेगा? तो राइट साइड में शायद 1/2 बनेगा। बढ़िया है। तो यहां से v की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? देखो, v इज इक्वल टू मिल जाएगा z, या फिर ऐसे लिख दो ई स्क्वायर, ठीक है, यहां पर z लिख देते हैं, ई स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय में यहां पर बन जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या बन जाएगा? h, और यहां पर m तो कैंसिल हो गया था ना, तो m कैंसिल हो गया था, तो v ही रहेगा, m को हटा दो, ऐसा बन गया। और यहां पर बन जाएगा आई थिंक n। ठीक, तो हम यहां पास में लिख देते हैं इसे, यहां पर बन जाएगा z/n, ये ऐसा बन गया। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो देखो कुछ छूटा तो नहीं, तो यहां पर हो जाएगा ई स्क्वायर जेड, सही है, एप्सिलॉन नॉट एन एच, और यहां पर 2 है तो 2 रहेगा। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आप वैल्यू रख करके, v इज इक्वल टू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहां इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 बन जाएगा, और h की वैल्यू 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 बन जाएगा जूल इंटू सेकेंड। और यहां पर बाहर क्या निकल के आएगा? तो बाहर आएगा z/n। ठीक, अब यहां से देखना, v इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, और यहां पर होगा z/n। ये वैल्यू किस में आएगी? तो मीटर पर सेकेंड में आएगी।
यहां पर लिख लेना, ये किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड। तो nth ऑर्बिट में अगर स्पीड निकालनी हो तो उसका फार्मूला 2.16 इंटू 10⁶ Z/n लिखा जाएगा। ठीक, इस तरह से फार्मूला निकालना है। तो दूसरा फार्मूला आ गया, इसमें Z/n, उसमें n²/z था, याद रखने चलना। ठीक, आगे कह रहे हैं टोटल फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टाइम पीरियड पहले निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर देंगे। टाइम पीरियड क्या होता है वैसे टाइम पीरियड, तो बोलोगे टाइम पीरियड t इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, तो t इज इक्वल टू लिखा जाता है 2πr, टोटल डिस्टेंस एक चक्कर लगाने में, और लगा 2πr और किस स्पीड से लगाया v लिख दो। अब इसको सॉल्व करना हमें, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। देखो 2π तो सही लग रहा है, r की वैल्यू रखवा दो, तो r की वैल्यू याद हो गई होगी, एप्सिलॉन नॉट n² h² पाई m z e स्क्वायर, ये r की वैल्यू v की वैल्यू उल्टा करके रखनी है, तो जो आया इसको उल्टा कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट nh 2 एप्सिलॉन नॉट nh डिवाइडेड बाई, 1 मिनट गलत है, हाँ ठीक है ठीक है, नीचे जो लिखा उसको ऊपर लिख दिया, हाँ, और यहां पर जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करना है इसे, सॉल्व करो, देखो क्या निकल के आता है टी की वैल्यू, तो टी इज इक्वल टू में आ जाएगा, देखो कुछ कैंसिल होगा, हाँ हो जाएगा कैंसिल, करवा दो। तो देखो यहां पर स्पाई से स्पाई को कैंसिल कर दिया हमने, ये भी ठीक है, और आई थिंक कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करा के लिखना पड़ेगा, लिख दो क्या फर्क पड़ता है। यहां पर 2 और 2 मिलकर के हो जाएगा 4, एप्सिलॉन नॉट तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n स्क्वायर तो ये बन जाएगा n क्यूब, यहां पर h तो बन जाएगा h क्यूब, डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा m e टू द पावर 4, m e टू द पावर 4, और यहां पर बन जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सही से लिखा जाए तो t इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, 4, यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां पर आपको लिखना है h क्यूब, यहां पर आपको लिखना है m e टू द पावर 4, और यहां पर लिखना है तो क्या लिखेंगे, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ये ऐसा लिखना है। ठीक है, एज सच ज्यादा इस पर कुछ खास नहीं पूछेंगे, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से क्या रिजल्ट निकल के आया, तो वो रिजल्ट लिख देते हैं, टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n क्यूब के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है जेड स्क्वायर के। तो इस बार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें प्रूफ करना था कि प्रूफ करो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ n मतलब क्या है, यहां पर जो भी नंबर होगा, ऑर्बिट का जो भी नंबर होगा वो ये नंबर है। ठीक है, तो प्रूफ करना था कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है, तो ये प्रूफ हो जाता है यहां से। अब इसको उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये वैल्यू लिखी जाएगी, उल्टा करो इसे तो लिखा जाएगा m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब, ठीक है, यहां पर हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो इस तरह से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये टाइम पीरियड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को इस तरह से निकाला जा सकता है। याद रहेगा, याद रखना इसे, ये प्रोसेस है पूरा, अपने आप भी कर सकते हो, अदरवाइज ये फार्मूला याद रख लो। ये फार्मूला तो फिर भी याद रखना है, और यहां पर ये फार्मूला याद रखना है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर 1 बाई एन क्यूब, एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहां पर आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी हो गई और टाइम पीरियड हो गया। यहां पर हम लोगों ने स्पीड लिख दिया, यहां पर हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया। अब अगला टर्म बचता है दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, तो एनर्जी लिखने के लिए हमें अब यहां पर यूज करना पड़ेगा दो अलग अलग टर्म। पहला यूज करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी अलग, तो हम यहां सबसे पहले लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी कैपिटल की, तो वो लिखी जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या लिखी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर की वैल्यू देखो यहां पर लिखी है,
यहां पर देखो mv² ये लिखा गया है, आधा लगाना ना तो इसमें और आधा लगा दो, तो और आधा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर 4 पाई की जगह 8 पाई हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। तो इस वाले को लिखा जा सकता है k इज इक्वल टू में 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा z² डिवाइडेड बाई में r। चलो बहुत अच्छा, हमारे पास एक और फार्मूला निकल के आ गया, अभी के लिए ऐसा लिखा रहने दो, एक और फार्मूला निकल के आ गया k का। और अगर k का फार्मूला निकल के आ गया तो इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं r की, तो वैल्यू भी रखना चाहो तो रख लो, k इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² डिवाइडेड बाई में r की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट n² डिवाइडेड बाई में पाई m ze², ऐसा निकल के आया था। सॉल्व कर दें इसे, तो आप सॉल्व करेंगे इसे तो मिलेगा यहां से k इज इक्वल टू में, सुनना ध्यान से, कुछ कैंसिल हुआ, ये देखो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पर बन जाएगा देखो m e⁻⁴, बढ़िया है, तो m हो गया e⁻⁴ हो गया, यहां पर हो जाएगा z² डिवाइडेड बाई में, यहां पर हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा h², और यहां पर क्या लिखा जाएगा n²। तो आई थिंक ये फार्मूला आपको समझ आया होगा कि कैसे निकल के आया है। अगर r के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वही ठीक है, और अगर एग्जैक्टली हमें निकालना हो तो ये निकल के आएगा पॉजिटिव आया है, देख लो ये है। अब दूसरी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है दूसरी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखवाओ। क्या होती पोटेंशियल एनर्जी, तो दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाती है, तो पता होगा k q1 q2 बाई r, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। अब तो u होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो लिखी जाएगी k q1 q2 डिवाइडेड बाई में r, तो q1 का मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस दैट इज Ze, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ही लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई में r, तो r लिख देंगे, ठीक है, k q1 q2 बाई r, k का मतलब वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां से अगर हम u की वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन यहां लगा लो, यहां हो जाएगा ze² डिवाइडेड बाई में r की वैल्यू रख दो, क्या रखी जाएगी एप्सिलॉन नॉट n² h² और डिवाइडेड बाई में पाई m ze², बढ़िया है। अब इसको सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर 4 है तो 4 ही रहेगा, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, जो ये लिखा है लिखो, क्योंकि देखो वही बन रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो m, इसको ऐसे लिख देते हैं पहले हम, माइनस यहां लगा दो m e⁻⁴ डिवाइडेड बाई, यहां 8 था तो यहां 4 ही रहेगा, 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां पर बन जाएगा h², ठीक है, और फाइनली इधर लिखा जाएगा z² बाई n²। चलो दूसरा वाला फार्मूला निकल के आया, दूसरा फार्मूला निकल के आ गया, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हमें टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहां लिख देते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी दैट इज E इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, k प्लस u लिखा जाएगा, तो दोनों को जोड़ लो, वहां पर देखो लिखा है वो 4 है, यहां पर लिखा है 8 है, तो वो जो लिखा है उसका ये आधा लिखा है, माइनस साइन ये लगा है, तो वैल्यू वो बड़ी हुई और ये कम हुई, तो जो इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, तो यहां से E इज इक्वल टू निकल के आएगा k की वैल्यू क्या है m e⁻⁴ डिवाइडेड बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h², यहां पर आ जाएगा z² बाई n², ठीक है, और फिर प्लस लगाएंगे और फिर यहां पर माइनस लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है, m e⁻⁴ डिवाइडेड बाई में 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² इनटू में z² बाई n², ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो वह माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो यहां से E की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो E बन जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि वो बड़ा ये छोटा है, तो माइनस यहां पर आएगा m e⁻⁴ डिवाइडेड बाई में 8
एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां पर बन जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो हमारे पास ये एनर्जी आ गई, ठीक है, ये एनर्जी आ गई। अब अगर मान लीजिए आपको ग्राफ खींचना हो एनर्जी वर्सेस आर का, तो एनर्जी वर्सेस आर का खींचना हो तो देखो ई आर ये है, वो भी आर है, इस वाले में भी आर आएगा अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। कभी अगर पूछा जाता है बना ग्राफ आ जाए तो उसमें पहचान पाओ आप, ठीक है, उसके लिए बता देते हैं। मान लीजिए कि इधर एनर्जी प्लॉट की गई और इधर प्लॉट किया गया रेडियस आर, ठीक है। तो ये आर है और ये एनर्जी है, और पूछा गया कि तीनों एनर्जी को इस पे प्लॉट करो। तो तीनों एनर्जी को जब आप प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। काइनेटिक एनर्जी देखो 1/r से बदल रही है, तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, दैट मींस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा होगा। बढ़िया, ये किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा अगर ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा? दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव में होगा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ई जो एक्चुअली निकल के आएगा, ई ये वाली वैल्यू ऐड करो और ये वाली वैल्यू ऐड करो, यहां जो लिखी है। तो वहां पर लिखा के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस में, यहां पर क्या लिखा गया है? तो यहां पर लिखा गया है 1/2। तो यहां से क्या निकल के आएगा? तो ये 1/2 1 है, तो -1/2 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या बनेगा? इनटू में बन जाएगा आर। यही बनेगा ना ई की वैल्यू। ये ई की वैल्यू यहां पर बनाओ तो देखो ये माइनस में है, मतलब निगेटिव तो है लेकिन यू से कम निगेटिव है। तो ये वाला ग्राफ जो बनेगा वो यहां कहीं पर बनेगा ऐसा। तो ये हो जाएगा ई का ग्राफ, ये हो जाएगा यू का ग्राफ और ये हो जाएगा के का ग्राफ। तो तीनों को अगर एक साथ आपको प्लॉट करना है तो कुछ इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इस एनर्जी को थोड़ा और ठीक करना है तो आओ अगले पेज पर इसे ठीक करते हैं। अभी के लिए एक्सप्रेशन याद रखो, m e raised to the power 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। आओ आगे बात करते हैं। यहां पर हमने जो फार्मूला निकाला उस फार्मूले को थोड़ा ठीक करते हैं। फार्मूला आया है E इज इक्वल टू में माइनस m e raised to the power 4 डिवाइडेड बाई में क्या था? 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, 8 एक मिनट 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, और बाहर क्या लिखा गया है? तो एन स्क्वायर बाई जेड, या जेड स्क्वायर बाई एन है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आई थिंक ऐसा है, हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसा। अब यहां पर हम कुछ वैल्यू बनाना चाहते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। तो छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने कहा चलो यहां पर HC से मल्टीप्लाई करा दो, HC से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई कराने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा ठीक से लिखवा दो। तो कहोगे माइनस तो था ही, लिखा रहेगा। इसको ऐसे लिख दो m e रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय में, यहां पर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जो h स्क्वायर लिखा है इसको h क्यूब c कर दो, और बाकी का लिख दो इधर HC, यहां पर हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो हम लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया, HC से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, नीचे वाले को इसके साथ कंबाइन करा लिया, बाहर वाले को बाहर रखा। ये जो डिब्बे में लिखा है ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097, ठीक है। और इनटू में क्या लिखा जाता है? तो 10 टू द पावर 7 ये लिखा जाता है मीटर इनवर्स, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से, और ये कैपिटल R होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये R हो गई। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास E का फार्मूला क्या आया? तो E इज इक्वल टू निकल के आ गया है माइनस, ये हो गया R, HC तो लिखा ही है, यहां पर आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यही फार्मूला आया हमारे पास, हम इसको ऐसे एज इट इज याद रखेंगे। इस फार्मूले को भी थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है। क्या मतलब है? तो यहां पर RHC की वैल्यू की बात की जाती है, RHC की वैल्यू, तो वो लिखी जाती 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि यहां पर एनर्जी बहुत कम में लिखी जाती है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है एनर्जी इसकी, ठीक है।
तो अगर हम इसको भी रिप्लेस कर दें यहां से तो वो क्या लिखा जाएगा, तो इसका दूसरा फार्मूला आएगा E इज इक्वल टू में -13.6, सुनना ध्यान से, 13.6 हो गया ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो यहां पर लिखा जा सकता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको कभी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी पड़े तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे, Z इज इक्वल टू 1 फॉर H एटम। H एटम के लिए Z की वैल्यू 1 यूज किया करेंगे। इस फार्मूले को हम थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं, ये फार्मूला आपको एज इट इज यूज करना है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर डेरिवेशन वैसे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप साथ में बोर्ड में भी अपीयर हो रहे हैं तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये E की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब इस E की वैल्यू को हम थोड़ा और अच्छा करते हैं। मान लीजिए 2 एनर्जी स्टेट के लिए हम इसे लगा रहे हैं, फॉर 2 एनर्जी स्टेट E1 एंड E2। तो अगर 2 एनर्जी स्टेट के लिए इसे लगाया जाए तो आप ही बोलेंगे E1 लिखो यहां -RHC, ये तो कांस्टेंट है, यहां पर हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से अगर E2 पूछेंगे तो बताएंगे -RHC और यहां पर हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है या ट्रांजिशन करता है E1 से E2 में, E2 से E1 में, तो कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब होगा या कौन सा फोटोन एमिट होगा, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ का फार्मूला देखो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था थर्ड पोस्टुलेट्स में, कहां गया, ये देखो क्या लिखते हैं, एनर्जी का गैप hc बाय लैम्डा के बराबर होगा। तो कर दो एनर्जी का गैप hc बाय लैम्डा के बराबर क्या होगा, तो इसे लिखोगे E2 माइनस E1। तो देखो इसमें से इसको माइनस करवाओगे तो -RHC हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर, माइनस करवाओगे -RHC होगा, यहां पर होगा जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको RHC को बाहर कर लो, जो प्लस हो गया उसको पहले लिख लो, तो 1 बाई N1 का स्क्वायर पहले लिख लिया, 1 बाई N2 का स्क्वायर बाद में लिख लिया। अब ठीक है, E2 माइनस E1 को क्या लिख सकते हैं, तो HC बाई लैम्डा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये HC बाई लैम्डा लिख लिया तो देखो यहां से HC और यहां से HC कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास 1 बाई लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये आ जाएगी R इंटू में जेड स्क्वायर, यहां पर जेड स्क्वायर था ना, हाँ तो जेड स्क्वायर रहेगा, यहां पर भी है तो यहां पर जेड स्क्वायर रहेगा, तो ये जेड स्क्वायर हो गया, यहां पर आ जाएगा 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर भी बोला जाता है, पढ़ा होगा, वेव नंबर भी बोला जाता है। तो वेव नंबर या फिर लैम्डा की जो वैल्यू लिखी जाती है वो ये लिखी जाती है, आपको याद रखनी है इसे। ये फार्मूला निकल के आया। तो ये पूरी कैलकुलेशन चल रही थी अभी तक इस फार्मूले के लिए कि जब कभी भी हमें कोई फार्मूला निकालना हो तो हम इस फार्मूले से, या कहीं कुछ भी कैलकुलेशन करनी होगी वेवलेंथ की, तो हम ये फार्मूला लगा लिया करेंगे। इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हमने की है वो समझा भी दिया, ठीक। तो अगर मान लीजिए N1 1 से 2 में जा रहा, 2 से 3 में जा रहा, तो इसमें N की वैल्यू आपको पुट कर देनी है और Z इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए डाल देना। R की वैल्यू बता ही दिया, रेडबर्ग कांस्टेंट है 1097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स है। जैसे ही पुट करेंगे आप वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपको एनर्जी आती है तो वो इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट E2 माइनस E1 को HC बाय लैम्डा के बराबर कर देंगे और HC की वैल्यू को डायरेक्ट जानते हैं आप, 12400 लिखी जाती है, 12375 लिखी जाती, सॉल्व कर देंगे और भी जल्दी रिजल्ट आएगा। चलो अब आओ इनको बना लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि आप बताइए इसमें n इज इक्वल टू 1 रखें और Z की वैल्यू 1 रख दें, तो यहां पर एनर्जी क्या आएगी, फॉर H एटम की बात कर रहे हैं, फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो एनर्जी क्या लिखी जाएंगी वो बताना। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू ये 1 है, यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू में ये 2 है, ये n इज इक्वल टू में 3 है, ये है n इज इक्वल टू में 4, n इज इक्वल टू में 5, n इज इक्वल टू में 6, n इज इक्वल टू में 7, और इस तरह से लगातार चलते जाएंगे। ये जो यहां पर एनर्जी लेवल बने हुए हैं इनको देख के क्या पता लग रहा है
थोड़ी देर रुकिएगा, अभी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी बाद में। जैसे मान लीजिए कि हम पहले के लिए एनर्जी लिख रहे हैं, तो यहां पर n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो ये क्या लिखी जाएगी, तो आप बोलेंगे E1 जो लिखा जाएगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाएगा। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। दूसरे की एनर्जी अगर लिखी जाएगी तो क्या होगा, तो दूसरे के लिए यहां पर n की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 बनेगा, 4 3 तो बन जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे याद है, आपको याद रखनी पड़ेंगी इनको भी अगर जल्दी क्वेश्चन लगाना है। तो E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो -1.51 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे 3 रखेंगे तो 3 का एक बार में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में E4 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो लिखी जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद में E3 की बात, E4 हो गया, E5 की बात करें तो यहां पर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E6 की वैल्यू निकल के आएगी -0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी वैल्यू निकालना चाहे एक बार चेक कर लेते हैं, सही आ रही हैं। ये पॉइंट कहां से आया, हाँ ठीक, E6 इज इक्वल टू में माइनस, एक बार फटाफट चेक कर देते हैं, क्रॉस चेकिंग जरूरी है, 13.6, ठीक। चलो देखो ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो पहले 9 से, ठीक है, फिर 9 के बाद में क्या होगा, 16 होगा, 85 ये भी ठीक है, 25 होगा, 54 ये भी ठीक है, और ये होगा 36 तो ये हो जाएगा 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर ये हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा 49 तो ये हो जाएगा E7 इज इक्वल टू -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है, कम से कम 5 तक की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए और उनके बीच का गैप आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी कभी कोई क्वेश्चन बनता है एनर्जी का गैप दे दिया जाता है, जब तक आप उसे निकालेंगे एन की वैल्यू तब तक दूसरे पहचान लेते हैं उसे और उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ये समझना है कि यहां E1, E2, E3, E4, E5, E6, 7, इसमें ये देखो ये जो दूर दूर बनाए गए वो बनाए इसीलिए ही गए कि जो एनर्जी है, देखो इन दोनों के बीच में अगर गैप की बात करें तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं, बिल्कुल सही है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, आगे देख लो। तो यहां पर 3.4 और इसमें 1.51 की बात करें तो यहां इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो आ जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब सुनना, पहले और दूसरे के बीच में 10.2 का गैप आया और दूसरे और तीसरे के बीच में गैप 1.89 का हुआ। उसके आगे बढ़ोगे तो तीसरे और चौथे के बीच गैप और कम होगा और कम होगा और कम होगा। तो जैसे जैसे देखो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी गैप की वैल्यू कम होती जा रही ना, इसीलिए एनर्जी लेवल पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बराबर बराबर एनर्जी लेवल बना देंगे, यहां पर बताया भी था जब आर की बात की थी, कहां गया आर, ये देखो लिखा है, यहां पर लिखा गया था स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, एक दूसरे से बराबर नहीं होते, ये आर यही बताता है। तो हम लोगों ने यहां से पता लगाया कि जो ये गैप होता है, ये गैप जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियस से दूरी की तरफ वैसे वैसे एनर्जी लेवल पास आते जाते हैं। और अगर पहले एनर्जी लेवल की बात करें, ग्राउंड की बात करें, दूसरे और पहले, तो इनके बीच में गैप सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर जो फार्मूले लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको याद रखना होगा, इस तरह से एनर्जी लेवल को बनाया जाता है। तो आई थिंक बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जो थियरी अभी तक चल रही थी, जो डेरिवेशन चल रहे थे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको समझना है, उनका डेरिवेशन करना है, ठीक है। फिर बाद में फार्मूले याद रख लेने, जे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो फार्मूले के बेस पर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं बोर मॉडल टू डिफाइन हाइपोथेटिकल एटॉमिक एनर्जी लेवल। यहां ये कुछ डिफरेंट लेवल की बात अब हम करेंगे, क्योंकि जो बेसिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एनर्जी लेवल दिया गया हो और उस एनर्जी लेवल के लिए हमें कुछ लिखना हो, रेडियस लिखनी हो, उसकी एनर्जी लिखनी हो, ऐसा अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आओ देखो, कोई हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए ये डेरिवेशन होगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, फिल कर दो इसे, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाओ यहां, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रॉन,
इसका मास m है, r रेडियस पर चल रहा है, ये यहां v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जब भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा या इस थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बताई जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताई जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, आपको पोटेंशियल एनर्जी दी जाएगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दी जाएगी तो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है फार्मूला। क्या फार्मूला, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये सब पढ़ाया जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो फार्मूला बताया जाता है। फार्मूला बताया जाता है फोर्स का, फोर्स, वो फोर्स का फार्मूला जो लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वो याद होगा माइनस du/dr लिखा जाता है, du/dr लिखा जाता है। तो यहां पर जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो होगा du/dr का मॉड, ये फोर्स होगा, यहां पर ये फोर्स काम कर रहा होगा। और ये फोर्स किसके बराबर करवा देंगे हम, तो इस फोर्स को बराबर कर देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहां पर फोर्स इस तरह से काम करेगा, तो फोर्स अगर इस तरह से काम कर रहा होगा तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। अब यहां पर माइनस साइन वैसे ये लिखा तो जाता है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाए, केवल मैग्नीट्यूड वाइज, तो F इज इक्वल टू में हम मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं du/dr लिखा जा सकता है, बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। अब F की वैल्यू क्या होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स R रेडियस का क्या लिखा जाता है, तो mv² डिवाइडेड बाई में R लिखा जाएगा, यहां पर होगा du/dr। ठीक, बढ़िया है। तो अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि ये dr हो गया, यहां पर r हो गया, इज इक्वल टू में, तो यहां पर du हो जाएगा डिवाइडेड बाई में mv² हो जाएगा। तो अब जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन दी गई होगी m के लिए, वो v की वैल्यू आपको यहां पर पुट कर देनी। जैसे ही आप v की वैल्यू यहां पुट करेंगे, आपको यहां से r का फार्मूला डेराइव हो जाएगा। तो r का फार्मूला इस तरह से डेराइव करना है, ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। सबसे पहले क्या करना, u दिया गया होगा, उसको डिफरेंशिएट करके f की वैल्यू निकाल लेनी, उसको mv²/r के बराबर कर देना और सॉल्व कर देना। और v निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन वो बताएंगे। ठीक, आओ एक क्वेश्चन करके बताते हैं कि हाँ कैसा सवाल आएगा। कह रहे हैं सपोज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एस एट सेपरेशन R इज गिवन बाई R के साथ ये एनर्जी दी गई। तो देखो U की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करना है। इरोडो भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो U इज इक्वल टू में दिया गया है स्मॉल k log R, नेचुरल लॉग है ये। वेयर k इज अ कांस्टेंट, k कांस्टेंट, फाइंड सच अ हाइपोथेटिकल एटम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth बोर्ड्स ऑर्बिट एंड इट्स एनर्जी लेवल। इसमें एक काम और करना, v की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर ये फार्मूला लगा लेना, mvr इज इक्वल टू में n इंटू में h/2π। सेकेंड पोस्टुलेट्स भी लगा लेना। तो जैसे ही यहां से आप v की वैल्यू निकाल करके यहां पर पुट करेंगे, ये r के टर्म में पूरा बदल जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, r मिल जाएगा, फिर जो भी निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आओ, u दिया गया है, तो अगर हम बात करें कैपिटल F की, तो वो अभी बताई गई, मॉड लिखा जाता है du/dr का। ठीक है, तो बताओ du/dr क्या होगा। तो अगर हम इसको रेस्पेक्ट r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो यहां आ जाएगा कि log r की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सही 1/r लिखी जाती है। बढ़िया हो गया। अब अगर हम बात करें इस f को, तो बराबर कर देंगे mv² डिवाइडेड बाई में r के, तो यहां से आ जाएगा k 1/r। आएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहां r से r अगर कैंसिल हो जाएगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/m का अंडर रूट लिखी जाएगी, लिख सकते हैं। तो जैसे ही यहां से आपको v की वैल्यू मिलेगी, अब यहां से बताना क्या, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस बतानी। सेकंड पोस्टुलेट्स बचा वो लगा दो, तो बोलोगे mvr इज इक्वल टू में n इंटू में h/2π, रखो वैल्यू। तो यहां पर हो जाएगा m, v की वैल्यू क्या है, तो √k/m। ये k वो वाला k नहीं है 1/4πε0 वाला, ये k खुद जो इन्होंने दिया वो k है। ठीक, और इंटू में यहां क्या लिखा जाएगा, इंटू में यहां पर लिखा जाएगा r इज इक्वल टू में n इंटू में h/2π लिखा जाएगा ना, हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या होगा, यहां से देखना,
ये निकल के आएगा r इज इक्वल टू में, समझना ध्यान से, या फिर एक काम करो थोड़ा और लिख लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर m k का अंडर रूट बन जाएगा, इनटू में r बन जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू में n इंटू में h अपान 2 होगा। तो आई थिंक r की वैल्यू जो निकल के आ रही वो n डिवाइडेड बाई में m k का अंडर रूट, और यहां पर आ जाएगा h डिवाइडेड बाई में 2 पाई। तो रेडियस पूछी थी तो रेडियस बता दिया गया, इससे रेडियस बता सकते हैं आप। एनर्जी लेवल पूछे हैं उन्होंने, तो एनर्जी लेवल कैसे बताएंगे, तो एनर्जी लेवल का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, अब हमें एनर्जी बतानी है, तो एनर्जी के लिए लिखना होगा, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी उसकी आधी टोटल एनर्जी लिखी जाती है। तो इन्होंने पूछा क्या है, इट्स एनर्जी लेवल्स, इनके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, तो यहां से एन की वैल्यू रखने से चले जाएंगे, एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे। लेकिन एनर्जी भी पूछी, तो एनर्जी क्या लिखी जाएगी, एनर्जी ऑफ एक मिनट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, क्या लिखेंगे, देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको लिखेंगे, दोनों का सम लिखा जाता है टोटल एनर्जी, तो E इज इक्वल टू में K प्लस U लिखेंगे। K की वैल्यू क्या है, K मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सॉरी, K की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो हाफ mv स्क्वायर होती है। तो एक काम करना, यहां से देखो mv स्क्वायर, K से K कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू सॉरी mv स्क्वायर यहां पर लिखा गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ये K के बराबर आ गया। काइनेटिक एनर्जी होती हाफ, तो यहां पर लगा दो हाफ, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, लिख दो, तो ये आ जाएगी k/2 कांस्टेंट वाला k/2, u की वैल्यू इन्होंने दे रखी खुद ही, तो स्मॉल के log r आ जाएगा, बढ़िया। अब अगर हमें 2 को कॉमन निकालना है या k/2 को कॉमन निकालना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस, यहां चला जाएगा 2, यहां लिखा जाएगा log r, बढ़िया है। यहां पर हो जाएगा k/2, ये भी ठीक लग रहा है, 1 प्लस 2 ठीक नहीं लग रहा, तो इसे लिख दो log r स्क्वायर, सामने भेज दो, तो क्या लिखा जा सकता है, तो k/2 हो जाएगा 1 प्लस log r स्क्वायर की वैल्यू, तो r की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर h स्क्वायर, अलग पेन से लिख देते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर mk, 4 पाई स्क्वायर mk, स्मॉल k है ये, ठीक है। इस तरह से फार्मूला लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी E की वैल्यू। तो इस तरह से टोटल एनर्जी का फार्मूला लिखा जा सकता है। तो अगर कोई हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल को डिफाइन करना हो, तो कोई क्वेश्चन लगाना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, U दिया गया होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे R के रेस्पेक्ट में, और उसको बराबर कर देंगे mv स्क्वायर अपान R के बराबर, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट्स लगाएंगे, mvr इज इक्वल टू nh अपान 2 पाई, सॉल्व कर देंगे, जो भी निकालना होगा आप निकाल सकते हैं यहां से, ठीक। आगे बात करते हैं, आओ हाइड्रोजन लाइक एटम, कुछ खास नहीं, जो भी अभी रिजल्ट्स निकाले हैं वहां पर सबकी जगह पर n की वैल्यू रखनी है, जो भी रखी जाएगी 1 2 3 4 5, z की वैल्यू 1 रख देना। तो सबसे पहले अगर बात करें रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला आया था r इज इक्वल टू में क्या लिखा गया था, तो अगर पूरा लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 0.53, यहां पर क्या लिखा गया था, तो ये लिखा गया था n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, n स्क्वायर बाई जेड। आई थिंक देख लो एक बार, फिर से कंफर्म जरूरी करना है, n स्क्वायर बाई जेड, ठीक। उसके बाद में ये किस में आया था, तो एंगस्ट्रॉम में आया था ये, तो ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आई थी। तो अगर यहां से बात करें फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए इसे क्या लिखा जा सकता है, तो बोल सकते हैं R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहां पर n स्क्वायर के, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से v के बारे में भी कुछ बात बताई गई थी, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, वो क्या लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी, यहां पर लिख देते हैं v n, मान लो इसे कहा गया, इसे rn कहा गया, तो ये लिखा गया था 2.16 इंटू 10⁶, यहां पर लिखा गया था z/n, याद होगा, और एक इसमें आया था मीटर पर सेकंड में, इसे बदलने की कोई जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट ये हमारे पास रिजल्ट आया था, ठीक है।
अगर फॉर एच एटम की बात करें यहां पर भी फॉर एच एटम की बात करें तो फॉर एच एटम क्या लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। तो यहां से जो Vn होगा nth ऑर्बिट का वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। ठीक है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके प्रोपोर्शन पर, इस पर। अब आगे बात करते हैं एनर्जी इन nth ऑर्बिट। तो हम यहां टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब डायरेक्ट E लिखेंगे। E क्या लिखा गया था, तो -13.6 यहां पर लिखा गया था Z² बाई n²। ये किस में आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, याद होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि RHC की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 लिखी गई थी। ठीक है, और कुछ बाकी रह गया, हाँ बाकी रह गए, उनको भी लिखवा दो। इसी को थोड़ा पहले ठीक कर लेते हैं। फॉर एच एटम क्या होगा, Z इज इक्वल टू में 1 लिखा जाएगा। तो एनर्जी जो होगी nth ऑर्बिट की वो n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और भी कुछ लिखना है, हाँ टाइम पीरियड में लिखा गया था T जो था वो क्या लिखा गया था, तो T की वैल्यू आई थी, यहां से देखो T निकल के आया था 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ डिवाइडेड बाय में क्या लिखा गया था, m e रेज टू द पावर 4 और यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो ऑब्वियस है यहां पर लिखा जाएगा n³ बाई Z²। ये आया था, एग्जैक्ट वैल्यू थी ये। तो इसमें अगर हम लोग लिखें फॉर एच एटम, एक मिनट आर छूट गया, फॉर एच एटम ये T जो बन जाएगा वो लिखा जाएगा यहां पर, या ऐसे लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n³ के, क्योंकि एच एटम के लिए Z इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाए, फ्रीक्वेंसी f, तो वो हो जाएगी 1/n³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें कुछ खास नहीं, उसका उल्टा ही लिखा गया। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब आप इन फार्मूलों का यूज करेंगे तो Z की वैल्यू 1 लिखी जाएगी, पूरा कुछ इस तरह से होगा। ठीक, आई थिंक बोर का एटॉमिक मॉडल जो था अब तक पूरा समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स हैं और उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। और भी ज्यादा जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, लंबी क्लास हो जाएगी। तो यहां पर आगे बात करना है हमें अब आयोनाइजेशन एनर्जी की, आखिर आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जैसे देखो पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं En के बारे में। तो En निकल के आया -13.6, यहां पर लिखा गया Z² बाई n²। हाइड्रोजन एटम के लिए जो Z की वैल्यू है वो 1 लिखी गई, बढ़िया। इसमें देखो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो निगेटिव है, और जो टोटल एनर्जी निगेटिव इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ बंधा हुआ है, यही तो हुआ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आखिर होती क्या है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये होती कि जैसे मान लीजिए आपका एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू 1, जिसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और यहां पर है n इज इक्वल टू में इंफिनिटी, ठीक है, फ्री स्टेट है वो। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन कोई जिस एनर्जी के साथ बंधा हुआ है उसको यहां से ले जाकर के यहां ले जाना हो तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कहेंगे यहां E1 होता है, यहां पर E इंफिनिटी होता है, जो कि E इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप यहां पर n की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे 1/0 की वैल्यू यहां पर इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा होगा। तो अब होगा क्या, देखना n की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब 1/0, तो 0 पलट के ऊपर जाएगा, पूरा 0 कर देगा। तो अब अगर यहां से हम इनके बीच में एनर्जी गैप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो बताएंगे आप E इंफिनिटी जो कि बड़ा होगा, E1 होगा छोटा, इसको जो लिखा जाएगा उसको लिखा जाएगा E आयोनाइजेशन, E आयोनाइजेशन, और ये किसके बराबर होगा, तो ये है 0 माइनस इसकी एनर्जी क्या है, -13.6 है। तो बताओ यहां से E आयोनाइजेशन क्या आया, तो बोलेंगे आप E आयोनाइजेशन जो निकल के आया H एटम के लिए वो कितना आया, तो वो आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना निकल के आया E आयोनाइजेशन।
इसी तरह से आपको याद रखना हो अगर तो याद रख सकते हैं, लिथियम के लिए अगर बात किया जाए तो लिथियम, तो ये आ जाएगा, लिथियम सही है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए चलो इधर लिख देते हैं, फॉर H ये क्या लिखा जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर फॉर लिथियम, हीलियम की बात कर लो, फॉर हीलियम +1, ठीक है, हीलियम के लिए बात करेंगे आप तो बताएंगे 4, तो हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर फॉर हीलियम +2 के लिए बात करें अगर, तो इसके लिए लिखा जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरह से ये एनर्जी लिखी जाती है। बस कुछ किया नहीं गया, जेड की वैल्यू रख दो, यहां पर 4 हो जाएगी, 2 रखोगे तो यहां पर 3 रखोगे 9 हो जाएगी, 9 13 122.4। तो इस तरह से लिखा जाता है। अब पढ़ लेते हैं क्या है। टोटल एनर्जी zero of a hydrogen atom correspond to infinite separation between the electron and nucleus. Total positive energy implies that negative मतलब atom is ionized and electron is in bounded state moving with certain kinetic energy. तो लिखा क्या है, minimum energy required to move an electron from ground state to infinity, ground state to infinity is called ionization energy of atom और आयन। ये इन आयंस की या फिर एटम की जो ये होगी एनर्जी, इसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से डिफाइन किया जाता है, फार्मूला यहां पर बता दिया है। एक टर्म होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बाहर से अगर मान लो हम पोटेंशियल लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है तो पोटेंशियल लगाने से वो एक्सेलरेट होगा। अगर उसे उतनी एनर्जी मिल जाए जितने से वो बंधा हुआ है, तो ऐसे पोटेंशियल को बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को लिखा कैसे जाता है, तो लिखा जाता है V आयोनाइजेशन इज इक्वल टू लिखा जाता है E आयोनाइजेशन डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाता है, E लिखा जाता है। और ये वैल्यू होती किस में है, तो वोल्ट में होती है वैल्यू, ठीक, ये आपको याद रखना है। ये वैल्यू किस में होती है, वोल्ट में होती है। तो जैसे यहां पर बात करते हैं H के लिए रखोगे तो यहां होगा 13.6 बाई E, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई E, तो ये हो जाएगा 13.6 वोल्ट्स। इसी तरह से अगर हीलियम के बारे में बात करें +1 के लिए, तो ये हो जाएगा 54.4 वोल्ट। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, नहीं हीलियम के लिए होगा ये, हीलियम +1 के लिए, और लिथियम +2 के लिए अगर बात करें तो ये होगा 122.4 वोल्ट्स। तो इस तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखे जाते हैं। कुछ खास नहीं, ऐसा लगाया गया पोटेंशियल जो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रोवाइड करवा दे, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर इंफिनिटी में चला जाए या उस एटम से फ्री हो जाए, दैट पोटेंशियल इज दैट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक। एक और टर्म होता है, यहां से कुछ और टर्म है, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। कह रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब ये क्या है, ये उस एक्साइटेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा नहीं है। ये कहता है कि ये वो बताते थे कि ग्राउंड स्टेट से फ्री हो जाए और वो इंफिनिटी में चला जाए। यहां पर ऐसा नहीं, ये कह रहे किसी से भी किसी में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, पहले देखो लिखा गया है द प्रोसेस, एक्साइटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन सो एज टू रेज इट फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू सम हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। लोअर से हायर में अगर जाता है तो उसको बोला जाता है एक्साइटेशन, ठीक। एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, तो एक्साइटेड स्टेट होती है n इज इक्वल टू में 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये क्या होती हैं, एक्साइटेड स्टेट होती हैं। क्यों, ये वाली क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें है और कहां जाएगा, नीचे कोई ऐसी तो है नहीं जिसमें हो जा सकता, तो मिनिमम यहां है, तो इसको बोला जाता है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, अभी बात की गई, n इज इक्वल टू में 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू में 5, n इज इक्वल टू में 6, n इज इक्वल टू में 7। यहां की एनर्जी -13.6, 1-1.4, यहां पर 1.51, यहां पर 0 पॉइंट होती है 85, और यहां पर होती है 0.54, और यहां होती है 0.7
शायद 37, ठीक है, 0.27 ऊपर वाले में। तो ये एनर्जी आपको याद रखनी है, ठीक। तो पहला ये होगा एक्साइटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां कहीं पर है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां कहीं पर है और यहां से एक्साइट होना चाहता है और यहां जाना चाहता है, तो उसको इस एनर्जी के गैप की एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो ये एक्साइट होगा, तो यहां से पहला एक्साइटेशन इसका होगा। ये 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5, 6 इंफिनिटी में भी जा सकता है। तो वो एक्साइटेशन के प्रोसेस हो गए, या कह सकते हो एक्साइटेड स्टेट हो गई। एक्साइटेड एनर्जी क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए कि वो 1 से 2 में गया, तो एक्साइटेड एनर्जी को लिखा जाता है E हायर माइनस E लोअर इज इक्वल टू में E एक्साइटेड, E एक्साइटेड, एक्साइटेड, ठीक है, E एक्साइटेड, इस तरह से फार्मूला लिखा जाता है। हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट जो लिखी जाएगी वो एक्साइटेड एनर्जी होगी। एक्साइटेड पोटेंशियल क्या होगा, तो एक्साइटेड एनर्जी डिवाइडेड बाय में E। अभी जैसे लिखा, तो यहां पर V अगर एक्साइटेड लिखना हो, एक्साइटेड पोटेंशियल, तो वो लिखा जाएगा E एक्साइटेड डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, E लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप एक्साइटेड पोटेंशियल की वैल्यू भी बता सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच का गैप क्या हो रहा है, 10.2 होता है, याद रखना है। तो अगर इन दोनों के बीच का गैप 10.2 होता है तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक्साइटेड एनर्जी 10.2 हो जाएगी, और उसको अगर हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसे डिवाइड करेंगे तो 10.2 वोल्ट हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल जैसे बता सकते थे, वैसे यहां पर एक्साइटेड पोटेंशियल भी बताया जा सकता। वहां n = 1 से इंफिनिटी में जाता था, यहां n = 1 से किसी में भी जा सकता है, ठीक। आगे होती है बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन। क्या होता है, पढ़ो जरा से। एनर्जी लाइबरेटेड व्हेन constituents of a system are brought from infinity to assemble the system, the binding energy is negative of ionization energy। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जिस बाइंड एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में बंधे हुए होते हैं, बाहर नहीं जा पाते, उस एनर्जी को ओवरकम कराना हो तो उसके लिए कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी जो होती है आयोनाइजेशन की निगेटिव लिखी जाती, इसका मतलब E अगर लिखा जाए बाइंडिंग, वो लिखा जाएगा निगेटिव ऑफ आयोनाइजेशन, तो ये बोला जा सकता है, ये लिखी जाएगी आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बराबर। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी जब भी लिखने लगेंगे तो उसमें माइनस साइन हम अपने आप लगा लिया करेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी निगेटिव होगी, उसके साथ माइनस साइन लगा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब 13.6 निगेटिव में होती पहले की, पहले वाला जो स्टेट होता है उसकी माइनस 13.6 होती है, तो अगर उसको प्लस 13.6 दे दी जाए तो वो बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने दे दिया, वो वहां से एक्साइट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। कुछ और पॉइंट से पढ़ लो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से n = इंफिनिटी में, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ H लाइक एटम और आयन, दूसरी डेफिनेशन है ये, फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पार्टिकुलर स्टेट एंड इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। तो फिर पहले की 13.6, तो दूसरे की हीलियम +1 की क्या होगी, तो वो हो जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी लिथियम डबल प्लस की क्या हो जाएगी, तो 122.4, ठीक। इस तरह से लिखी जा सकती है। तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। यहां कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करनी है, आओ बात कर लेते हैं। वैसे हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन है तो यहां समझ लेते हैं। कह रहे हैं एटॉमिक एक्साइटेशन क्या होता है, मतलब लोअर से हायर में कैसे कैसे जा सकते हैं। तो ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, ये है ऐसा, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा है, इसको फिल कर देते हैं हम इस कलर से, ठीक। अब सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर है, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको जाना है हायर एनर्जी स्टेट में। तो अगर ये हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, इस वाले एनर्जी स्टेट में जाता है, n = मान लेते हैं, यहां पर ये n इनिशियल है और ये n फाइनल है, इसमें जाना चाहता है, ठीक। तो इसमें जाना चाहता है तो क्या करना होगा, इसको फोटॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, फोटॉन को इसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन क्या होता है, ये एक्साइट हो सकता है, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है,
तो ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट भी क्या हो सकता है? बाई कोलिजन। कोलिजन कैसा कोलिजन? तो कोलिजन ऐसा कोलिजन मान लीजिए कि ये हम डायरेक्ट बना देते हैं। अब ये है न्यूक्लियस, ये है एनर्जी स्टेट्स, ठीक। और फिर क्या हुआ, एक यहां पर ऐसा कुछ है, ठीक है, एक मिनट रुकना, ये ऐसा है, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन देखना कहां है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन यहां है और इस वाले में इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, और इसको मूव करा दिया गया इसकी तरफ, ठीक है, इसको मूव करा दिया इसकी तरफ। तो इसको जब मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये जाकर के इसके साथ कोलिजन करेगा, कोलिजन करेगा। इसको बोला जाता है एटॉमिक कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन, क्योंकि एटम एटम से टकराएगा तो ये जाकर के इससे टकराएगा। तो जब ये जाकर के इससे टकराएगा तो ये क्या होगा, पहले वाले में, ये पहले वाले में यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कोलिजन होगा ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये यहां से यहां पर एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक। एक्साइट होने के लिए इसे एनर्जी चाहिए, इसे नीचे उतरने के लिए एनर्जी रिलीज करनी होगी, तो एनर्जी जो रिलीज करेगा यहां ले जाएगा। यहां पर जो एटॉमिक कोलिजन होता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, वो बता देते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी एटॉमिक कोलिजन होगा तो कोलिजन कैसा होगा, कोलिजन, तो आपको कोलिजन क्वेश्चन लगाने के लिए काम आएंगे, याद रखना है। कोलिजन होगा वो होगा इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या है, क्या हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इस एटम को यहां से इधर की तरफ थ्रो किया कुछ काइनेटिक एनर्जी दे करके, तो जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा ना, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी खो देगा और वो पूरी की पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में ली जाएगी। इसका मतलब है कोलिजन इनइलास्टिक होगा, तो ये बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ अप्रोचिंग एटम is equal to energy of excitation, energy of excitation के हम बराबर लिखा करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं, तो दूसरा लगा देना, ये हो गया पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लगा देना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यह मतलब नहीं हुआ कि एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं हुआ, जो एनर्जी ये लेकर के आ रहा था पूरी की पूरी एनर्जी सामने वाले एटम ने ले ली और उसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया। तो इस तरह के प्रोसेस में हम एटॉमिक एक्साइटेशन पढ़ते हैं। इसको और भी डिटेल में हमें समझना है आगे, तो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए एटॉमिक एक्साइटेशन को अभी के लिए यहां पर इतने लिख सकते हैं कि पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन की वजह से हो सकता है एक्साइटेशन, दूसरा हो सकता है बाय एटॉमिक कोलिजन। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है ये। तो बोर एटॉमिक मॉडल के लिए इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास पढ़ के मजा आया होगा। जितनी भी चीजें थी वो कॉन्सेप्चुअल थी, फार्मूले निकल के आए, एज इट इज फार्मूले काम करेंगे आपके सिलेबस में। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इन सारी चीजों को कवर किया। बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी देखा, एक्साइटेशन, एक्साइटेड एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल देखा, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देखी, साथ में यहां पर हाइड्रोजन लाइट एटम के लिए फार्मूलों को थोड़ा छोटा किया। यहां पर हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल कैसे डिफाइन किए जाते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। यहां पर देखा जो भी फार्मूले निकल के आ रहे थे बोर एटॉमिक मॉडल से, एनर्जी हो गई, यहां पर हम लोगों ने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी देख लिया, यहां पर वेलोसिटी देख लिया, यहां पर रेडियस भी देख लिया हम लोगों ने, और बोर के जो तीनों पोस्टुलेट्स थे उन सबके बारे में भी बात कर ली। आज की क्लास में जितने भी पॉइंट्स थे उनको कवर किया। अगली क्लास में इसके बचे हुए पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जिसमें इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस बेसिक क्लास को, जो कि यहां से मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद शुरू होता है, जो कल की क्लास थी या जो पिछली क्लास थी वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिर भी उसमें कुछ जो फार्मूले थे वो आपको याद रखने, जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच याद रखना है, इंपैक्ट पैरामीटर याद रखना है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट एन एंगल थीटा का फार्मूला आपको याद रखना है, और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लेकिन ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के आगे सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।